कमोडिटी नाउ में और आप देख रहे हैं टीना स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन कौन से सेगमेंट है जहां पर की हलचल है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि उन सभी स्पेसेस में क्या करना चाहिए। रणनीति भी आपके साथ हम एक करके शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो टॉप 10 कमोडिटी हैं वहां पर इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। सोने की अगर बात करें तो फेड के सख्त रुख में नरमी आई है और उससे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में MCX पर 52,000 के पार निकल चुका है और कॉमेक्स पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो $1940 के ऊपर के दाम पे इस वक्त कारोबार कर रहा है सोना। चांदी, फेड के बयान से निवेशकों की चिंता यहाँ पर भी कम हुई और हमने देखा कि वहां पर भी एक अच्छी तेजी है। $300 से ज्यादा की मजबूती चांदी में देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी $25.5 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में जो तेजी है वो अभी भी जारी है। रूस से एक्सपोर्ट बाधित होने से अब एक सपोर्ट बना हुआ है। ब्रेंट 2% की मजबूती के साथ $112 के ऊपर कारोबार कर रहा है। MCX क्रूड $8,400 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी एक तेजी का रूप बना हुआ है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की स्थिति अब पैदा हो चुकी है और इसी से सपोर्ट मिल रहा है नेचुरल गैस के दाम में भी। इसमें आगे क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बेस मेटल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी जो तेजी का दौर है वो अभी भी जारी है। MCX पर निकेल और एल्युमिनियम ये लगातार एक रिकॉर्ड स्तर बना रहे हैं, 2% मजबूत, और कॉपर $830 के ऊपर कारोबार कर रहा है। चिली का 11 साल में सबसे कम उत्पादन है और उससे भी यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एग्री मार्केट पर भी नजर डालें इस वक्त तो मेंथा ऑयल की अगर बात करेंगे तो आज सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉटन 340 गांठ उत्पादन का अनुमान बताया जा रहा है। हल्दी आज कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। हल्दी में जीरा राजस्थान में 30% कम एरिया में खेती हुई और इसी का असर हम देख रहे हैं कि कुछ मसालों में दिख रहा है और जीरा में भी इसका असर आज देखने को मिल रहा है। 21,000 के नीचे जीरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिया शीतलहर से उत्पादन कम रहने का अनुमान है और 11,000 के पास इस वक्त वो कारोबार कर रहा है। कैस्टर पिछले साल से 8.5% कम उत्पादन होने का अनुमान है। तो ये कुछ सी खबरें आ रही हैं जिसका असर आज हम देख रहे हैं कि एग्री मार्केट में भी आज देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और इस पर हमारे साथ तरुण सत्संगी मौजूद हैं और अमित सजेजा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मोतीलाल ओसवाल के, और कुछ ही देर में हम जतिन त्रिवेदी को भी शामिल करेंगे LKP सिक्योरिटीज से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो में। अमित, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, एक बार आपका व्यू सबसे पहले सोने और चांदी में जिस तरह की तेजी वापस से आई है उस पर हम आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। वैसे तो ये जो तेजी का जो ट्रेंड है वो लगातार बना हुआ है, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी दोनों में ही, और दोनों में से प्रेफर्ड पिक आपकी कौन सी होगी? जतिन, आपसे रिक्वेस्ट होगी, माफ कीजिएगा अमित, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना वॉल्यूम म्यूट हटा दीजिए। अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना म्यूट हटा दीजिए।
चलिए दोनों ही गेस्ट से हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तरुण आपसे सवाल होगा, बेस मेटल्स पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। जिस तरह से एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में, वहाँ पर इस पर क्या करना चाहिए और इसमें से आपकी प्रेफर्ड पे कौन सी होंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि निकेल और एल्यूमिनियम लगातार एक रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं। इस तेजी में कोई पोजीशन लेने की राय देंगे या फिलहाल अभी अवॉइड करें? हाय, गुड मॉर्निंग। जी, हमने काफ़ी अच्छा रैली देखा है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म। वेल ये प्राइस बाय करने के नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके चलते अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, डिप्स पे बाय करना चाहिए। एल्यूमीनियम, निकल एंड कॉपर विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। कॉपर हमें ऐसा लगता है आज थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। गैप अप ओपनिंग के बाद में प्राइसेस हाई से ₹10 अभी डाउन चल रहे हैं। 1 आवर के अंदर ही ₹10 का करेक्शन दिया है। तो कॉपर कैन करेक्ट टू 800 805, उससे पहले उसके बाद में हो सकता है बाइंग देखने को मिले। तो 800 के आसपास कॉपर आता है तो आई थिंक दैट काउंटर कैन बी बॉट। हमें ऐसा लगता है कि रैली विल कंटिन्यू इन फोर्टनाइट टाइम एंड हो सकता है कॉपर विल कम अगेन टू 850। एल्यूमिनियम और निकल में जो लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड हैंग ऑन टू द पोजीशंस। हमें फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट टर्म में, जिस तरीके से हमने देखे हैं रिसेंटली। हम्म। ऑलराइट, अमित आपसे सवाल होगा सोने चांदी पर। आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पाए थे, लेकिन सोने चांदी पर आपका व्यू एक बार लेना चाहेंगे। हमने देखा कि सोने चांदी में जो तेजी दिखाई दे रही है, सोना को क्या लगता है अगर 52,000 के ऊपर भी अगर निकल गया तो वो तेजी उन स्तरों पर कितनी टिकाऊ होगी? हुँ, जी। देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो एक सेक्युलर अपट्रेंड में है फिलहाल, क्योंकि $1680 से हमने दोबारा तेज़ी आते हुए देखी है पिछले 6 महीनों में। और लगभग 1 से डेढ़ साल का कंसोलिडेशन के बाद निकला है। ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ रहा है, उसके बावजूद हमने गोल्ड में एक अपट्रेंड आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मीडियम टर्म यानी 2 से 3 महीने की ये जो तेज़ी है टिकाऊ हो सकती है, जहाँ पर हमें 53,500 से 54,000 तक के भी लेवल डोमेस्टिक मार्केट्स में दिख सकते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो मेरा मानना है कि $2,000 का जो आंकड़ा है वो बाज़ार छू सकता है। तो गोल्ड में तेजी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है। हालाँकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने भी बताया कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो जब भी वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा माँग आएगी, तो गोल्ड में दबाव आ सकता है, या इक्विटी मार्केट क्रैक होंगे तो M2M प्रेशर की वजह से गोल्ड में क्रैक आ सकता है। बट निचले स्तरों से बाइंग की सलाह होगी। और ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि ऊपर की ट्रेंड है। सिमिलरली चांदी में भी हमने देखा है कि काफ़ी लैग कर रही है गोल्ड को, लेकिन पिछले दिनों में जो बेस मेटल्स की ज़बरदस्त तेज़ी आई है, उससे चांदी को भी सपोर्ट मिला है। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखें तो 80 के करीब गया था, अब 77 के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ये चीज़ चांदी को भी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट करेगी, और हो सकता है कि हम 70,000 के ऊपर के लेवल आसानी से छू पाएँ अगले कुछ दिनों में। बिल्कुल। तरुण, आपसे चांदी पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो तेज़ी दिख रही है, ऑफ कोर्स बुलियन मार्केट में जो भी तेज़ी है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इस तेज़ी को सपोर्ट करने के लिए भी। अब हमने देखा कि फेड के रूप में भी थोड़ी नरमी आई है, उससे भी दोनों ही मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है। चांदी पर अगर आपका व्यू आप देना चाहे तो क्या करेंगे? MCX पर चांदी इस वक्त 68,200 के ऊपर कारोबार कर रही है। किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? ट्रेड सेटअप कैसा दिख रहा है आपको सिल्वर में? या आई थिंक प्रॉमिसिंग लगता है। जो 6 महीने का कंसोलिडेशन था, प्राइसेस 58,000 से 67,000 के बीच में होगा कर रहे थे, एंड हमने देखा था कि 65 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। 65-67,000 से बार-बार सेलिंग आ रहा था। रेंज ब्रेक हुआ है, सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड में, उसका सीधा-सीधा बेनिफिट है। एंड साइमल्टेनियसली जो वॉपिंग मूव है बेस मेटल में रिसेंटली देखने को मिल रहा है, उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। सो आई फील कि हाँ, शॉर्ट टर्म में जो सिल्वर में है तेजी कंटिन्यू करेगा, अनलेस सिल्वर के प्राइसेस 66,500 के नीचे क्लोज नहीं देते हैं। चांसेस है कि आने वाले सेशंस में हम 70,000 के आसपास सिल्वर के प्राइस आते हुए देखें। रिस्क हेवन लेट बाइंग जरूर देखने को मिल रही है और वो मिलेगी। जब तक रिस्क हेवन बाइंग है तब तक इसमें तेजी कंटिन्यू रहेगी।
बिल्कुल। तो ये राय आपको सोने, चांदी और बेस मेटल्स तीनों में ही दे दी गई है। एक बार नेचुरल गैस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की स्थिति इस वक्त पैदा हो रही है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक जो तेज़ी का दौर है वो भी लगातार बना हुआ है। अमित जी, आपसे सवाल होगा, नेचुरल गैस पे इस वक्त क्या करना चाहिए? किसी तरह का ट्रेड लेने की राय देंगे या फिर नो ट्रेड? जी, देखिए, जो हमारे यहाँ ट्रेड होता है डोमेस्टिक मार्केट्स में, वो यूएस नेचुरल गैस है। उसपे हमने इतना असर आते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस का इम्पैक्ट है वो ज्यादा यूरोपियन नेचुरल गैस पे दिखाई दे रहा है। यूएस ओके, चलिए, हमारा संपर्क थोड़ा टूट रहा है बार बार अमित से। हम वापस से उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तरुण, आप राय दे सकते हैं नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? फिलहाल जो तेजी आ रही है, आपको कोई ट्रेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हद तक रैली देखने को मिला है, जैसा मेरे कलीग ने कहा कि हमारा नेचुरल गैस जो है वो यूएस बेस्ड है एंड यूरोपियन मार्केट में हमने काफ़ी अच्छा रैली देखा है। क्योंकि जर्मनी अलोन जो रशिया से इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस, वो अराउंड 50% करता है। दैट्स द वेरी रीज़न कि यूएस हो गया एंड यूरोपियन नेशंस हो गया, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम द रशिया, जिसके कारण से हमने कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑयल के अंदर आते हुए देखा था एंड नेचुरल गैस के अंदर भी। सो नो डाउट रिस्क प्रीमिया इज देयर, बट अल्टीमेटली रशिया का बड़ा रोल है एनर्जी मार्केट के अंदर एंड ऑयल पर चांसेस बहुत कम है सैंक्शन लगाया जाएगा। ये तो अगर शॉर्ट टर्म में दिक्कत कहाँ आ रही है कि सप्लाई, एक तो पोर्ट रुके हुए हैं एंड जो प्री शिपमेंट हो चुके हैं उनको लोग बाय करना अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में मूव है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो अगर इंडियन स्पेसिफिक काउंटर की बात करें, मुझे ऐसा लगता है 380 से ऊपर जब तक नहीं जाएगा, 320 से 380 के बीच में प्राइस बैंड रहेगा। और जिस तरह से यूएस फेवर में है कि एक्सपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए एनर्जी का रशिया से, तो आई थिंक ऑफ लेट कहीं ना कहीं सिचुएशन कंट्रोल होते हुए नजर आएगी, क्योंकि काफी हैवक सिचुएशन हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर एनर्जी क्राइसिस होता है तो। बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस की स्थिति में धीरे धीरे हम जा भी रहे हैं उस वक्त, और उसका काफ़ी ज़्यादा पेन यहाँ पर भी दिख रहा है नेचुरल गैस में, और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बता दी है। एक बार एडिबल ऑयल पर हम नज़र डालें तो उसका भी एक छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त देखें तो 54% कम हुआ है सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट, और उसी का असर एक प्राइसेस में भी इस वक्त देखा जा सकता है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 54% कम इंपोर्ट, फरवरी में करीब 1.5 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट हुआ था, और ये फरवरी का आंकड़ा हमने आपको बताया। जनवरी में जबकि 3.07 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट हुआ था। तो अगर मंथ ऑन मंथ बात करें तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट में देखने को मिली है, और वजह तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हम देख ही रहे हैं, इंपोर्ट में गिरावट है। ऊंचे भाव की वजह से पाम तेल इंपोर्ट में भी कम हुआ, और फरवरी में 15% कम पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। और आगे के लिए भी ट्रिगर्स जो बताए जा रहे हैं वो ये कि ये चिंता अभी फिलहाल जारी ही रहेगी, और इसका असर आने वाले समय में भी यहाँ पर खाने के तेल में देखने को मिल सकता है। तरुण, आपसे समझना चाहेंगे, खाने के तेल को लेकर भी अगर देखें तो चिंता का माहौल बना हुआ है, एक तेजी दिख रही है। वहां पर इस वक्त हालात आपको कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता है ये इस वक्त? या आई थिंक ग्लोबली एक चिंता का विषय है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, सोयाबीन ऑयल रिकॉर्ड हाई पर है, प्राइजेस 1600 रुपये पर 10 केजी से ऊपर है। पाम ऑयल कैंडला प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर है। हमने आज मलेशियन मार्केट में गिरावट जरूर देखा है, लेकिन 2 दिन पहले वहां पर भी 100 रिंगट पर टन का न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया था। दो आज प्राइस करीबन 7% डाउन है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं, यूएस में वो रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। साउथ अमेरिका से सोयाबीन का सप्लाई कम होगा ऑलरेडी 25 से 30 मिलियन टन
जिसकी वजह से हमने सोयाबीन में पहले रैली आते हुए देखा था। अभी मलेशिया से सप्लाई कम होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि ड्रॉट जो दिसंबर जैन मंथ में आया, उससे वहाँ पे कहीं न कहीं प्रोडक्शन इम्पैक्ट इस साल होने वाला है। एंड इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो वहाँ से भी लिमिटेड एक्सपोर्ट होगा क्योंकि वहाँ पे भी प्राइस डबल हुए हैं 1 ईयर के अंदर। तो डोमेस्टिक प्राइसेज़ को कूल ऑफ करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने डीएमओ पॉलिसी लॉन्च की है कि एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 20% कंपल्सरीली उनको डोमेस्टिक यानी कि इंडोनेशियन मार्केट में एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस देना पड़ेगा। एंड एट द टॉप ऑफ इट हम सनफ्लावर ऑयल करीबन 2.5 मिलियन टन्स इंपोर्ट करते हैं जो कि यूक्रेन और रशिया से आता है एंड दैट इज अ बिगर चंक ऑफ अवर इंपोर्ट। अगर ये इंपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डिमांड डाइवर्ट होगी पाम ऑयल की तरफ या सोयाबीन ऑयल की तरफ। उनके प्राइसेस वैसे ही रिकॉर्ड हाई पर है और सोयाबीन ऑयल भी जो हम इंपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना से करते हैं वहां पर भी प्रोडक्शन कम है। तो ये एक चिंता का विषय है। प्राइसेस 1 या 2 दिन गिरेंगे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने एक कह सकते हैं गैलोपिंग मूव आते हुए देखा है, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। बट ये तेजी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सप्लाई टाइट है तो ये साल ऑयल सेगमेंट के लिए एक अच्छा साल रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। बिल्कुल, तो तेज़ी वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अभी भी नज़र रख सकते हैं इस पर और आगे आने वाले समय में भी ये तेज़ी बरकरार ही रहेगी जिस तरह के माहौल इस वक्त बन रहा है। ये तो बात हुई खाने के तेल की, लेकिन अमित आपसे व्यू लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर। हम देख रहे हैं वहाँ पर भी एक जो तेज़ी है वो बरकरार है, लगातार नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं कच्चे तेल में। 2012 के बाद एक उच्चतम स्तर हमने देखा और इस वक्त डॉलर 112 के ऊपर कारोबार ब्रेंट क्रूड कर रहा है। WTI में भी 110 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। क्रूड के लिए आगे के लिए भी जो बड़ी खबरें हैं वो अगर हम आपको बताएं तो EIA की तरफ से ये बयान है कि US के क्रूड स्टॉक में कमी है। पिछले हफ्ते 25.97 लाख बैरल की कमी US के क्रूड स्टॉक में देखने को मिली थी और भी धीरे धीरे लगातार जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर का काम कर रहे हैं प्राइस की तेजी में। आपका क्या व्यू बन रहा है अमित और किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? जी, देखिए कच्चे तेल में भी चलिए, अमित से आज कनेक्शन नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है। तरुण, आज आप ही राय दीजिए, कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए, कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कि कहीं न कहीं जिस तरीके से हमने प्राइसेज़ देखे हैं कंफर्टेबल ज़ोन से बियॉन्ड जा चुके हैं। कोई कंट्री इन प्राइस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, काफ़ी इन्फ्लेशनरी प्राइसेज़ हैं। यही कारण है जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि एनर्जी एक्सपोर्ट रशिया से बैन नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है एनर्जी क्या कमोडिटी एक्सपोर्ट ही बैन नहीं होगा। रशिया बहुत मटीरियल है ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर। एंड यहाँ पर देखिए अभी रिसेंटली आईईए का स्टेटमेंट कल नाइट को आया, उसके बाद में हमने करेक्शन देखा। उन्होंने फर्स्ट टाइम लीबिया का क्राइसिस हुआ था 2011 में, उसके बाद में फर्स्ट टाइम 60 मिलियन बैरल्स स्टॉक रिलीज करने की बात आई है, जिसमें से 30 मिलियन बैरल यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से रिलीज किया जाएगा। रिमेनिंग जो है 30% आईईए के जो मेंबर है यूरोप और एशिया के वहां से रिलीज किया जाएगा। साइमल्टेनियसली ईरान पे सैंक्शन हटता है तो उसका सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। नो डाउट हो सकता है 2-3 दिन में थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट $100 के नीचे अभी आसानी से ऑयल के प्राइस नहीं जाने वाले हैं। रशिया का ऑयल कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इवन वॉर से पहले जो शिपमेंट हुए थे वो भी सब के सब फ्लोट कर रहे हैं। बायर अवॉइड कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में जो मेन जो यूएन नेशंस हैं उनका एक्चुअली व्यू पॉइंट क्या होता है। आफ्टरवर्ड शायद वो उन डील्स को फुलफिल करें। तो एनर्जी का जो क्राइसिस है वो आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को अप रखेगा, बट
मेरा ऐसा मानना है कुछ ना कुछ जल्दी इस फ्रंट पर ग्लोबली सारी कंट्री मिलके कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे क्योंकि ये काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है अभी। बिल्कुल, काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है और बड़े प्लेयर्स और बड़ी देश जल्द ही यहाँ पर पॉलिसी लेवल पर कुछ डिसीजन होता हुआ दिखाई देगा। तरुण, क्विकली अब आपसे व्यू लेना चाहेंगे कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी। गेहूं में भी हम देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है तेज़ी और कितनी दिखेगी और ऐसे में किसान को और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कि ये साल इंडिया के लिए गेहूँ का साल है। मानो ना मानो फार्मर को काफ़ी अच्छे प्राइस इस साल मिलने वाले हैं एंड पीक अराइवल सीजन में प्राइस नहीं टूटेंगे। रशिया यूक्रेन अराउंड 30% एक्सपोर्ट करता है व्हीट का, जिसमें से तकरीबन 17% रशिया करता है। अगर सैंक्शन लगता है तो करीबन 8 से 10 मिलियन टन्स मार्केट से ऑफ हो जाएगा और जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। हमारे यहाँ प्रोडक्शन दो ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में बट वो मार्जिनल ज़्यादा है। अराउंड हम 113-114 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करेंगे बट 100 मिलियन टन्स का हमारा ऑलरेडी डिमांड है। एफसीआई ने जो अभी इस साल रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का टारगेट रखा है 44 मिलियन टन्स का। मेरे को लगता है कि इस बार वो पूरा नहीं कर पाएँगे। प्राइवेट प्लेयर एफसीआई को माल नहीं देंगे, वो एक्सपोर्ट करना प्रेफ़र करेंगे। और अभी हमने जिस तरीके से इस साल 10 साल में हाईएस्ट लेवल पे एक्सपोर्ट देखा है 6.5 मिलियन टन्स और रिसेंट इस क्राइसिस के बाद में काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड इंडिया में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। दो कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया अदर डेस्टिनेशन है जहाँ पर डिमांड शिफ्ट हो रहा है बट इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है। सो जो डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर है वो चाहेंगे इसका बेनिफिट उठाना। मुझे तो ये भी चिंता का विषय लगता है कहीं न कहीं जो बायर्स हैं इंडस्ट्री के वो एफसीआई जो नॉर्मली अक्टूबर-नवंबर में एफसीआई से माल लेते हैं, कहीं वो जून में ना लेना चालू कर दें। तो ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा और एक प्राइस जो है हमारे मार्केट में अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहेंगे। डिस्पाइट कि हाँ, वाई-ओवाई 1.5% हमारा क्रॉप ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये साल गेहूँ का देखने को मिल रहा है और भी तेज़ी यहाँ पर आगे भी देखने को मिल सकती है। तरुण, एक बार जीरे पर भी आप अपना व्यू शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये तेज़ी तो आई थी लेकिन अब थोड़ी नरमी आ रही है, हल्का दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? जी, जीरा ने काफ़ी अच्छा रैली किया। 15,000 से हमने इसको 22,000 तक आते हुए देखा है। जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है लास्ट 1 वीक से प्राइसेज़ धीरे-धीरे ग्रेजुअली डाउन आ रहे हैं। 20,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जीरा का। अगर उसके नीचे फिसलता है तो हो सकता है इसमें 1000-2000 का फर्दर करेक्शन आ जाए। अगर उसके नहीं नीचे स्लिप करता है, तो जीरा के अंदर जो हम तेज़ी देख रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि सप्लाई टाइटनेस है जीरा की और जिसकी वजह से ही हमने रिसेंटली गेन आते हुए देखा है। 20,000 इज़ द मेक एंड ब्रेक लेवल अगर उसके नीचे प्राइस नहीं जाएँगे तो जीरा में नया हाई लगते हुए फिर से देख सकते हैं हम। ओके, ठीक है, तो ये राय जीरा में आपको दे दी गई है। तरुण, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम सेगमेंट्स पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए और अमित से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया लेकिन उन्होंने भी हमें समय दिया, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।